हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आज हम पॉलिनोमियल के असर्शन रीजन करते हैं। ठीक है, शायद लास्ट टाइम ये रह गए थे हमारे। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस असर्शन रीजन के। ठीक है बच्चों? हेलो, ठीक ठाक सब? एकदम बढ़िया। चलो इधर देखो। अच्छा, मैं पहले आपको समझा दूं मतलब होता क्या है, एक्चुअल में हमें करना क्या है और होता क्या है। इधर देखो, आपके पास ऑब्जेक्टिव में आने वाला है और ऐसा कुछ ऑप्शन होंगे 1 2 3, हाँ 4th ये रहा, थोड़ा स्पेस कम था। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। 4 ऑप्शन में आपको एक पे टिक लगाना है। कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ अभी। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। असर्शन, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, इफ द सम ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुछ, कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो जो स्टेटमेंट लिख रहा है उसका स्टेटमेंट का रीज़न वो आगे दे के रखेगा। ठीक है, मतलब ये आपका असर्शन लिखा हुआ है और उसका रीज़न ये रहा, तो एक स्टेटमेंट का रीज़न यहाँ पे दे के रखेगा। आपको चेक करके ये बताना है कि जो आपका स्टेटमेंट यानी जो असर्शन लिखा हुआ है क्या वो ठीक है, जो आपका रीज़न लिखा हुआ है क्या वो भी ठीक है, इन दोनों में से क्या कोई एक ठीक है। और अगर पहले वाला जो असर्शन आपका है वो ठीक है तो रीज़न जो लिखा हुआ है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वही आपका ऑप्शन है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, मतलब दोनों के दोनों ठीक है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर मतलब रीज़न जो है वो आपका जो स्टेटमेंट यानी जो असर्शन लिखा हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। मतलब अब अगर आपका आता है कि फर्स्ट ठीक है और सेकंड भी ठीक है, और सेकंड मतलब जो रीज़न है वो असर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? इजी है ना। सेकंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ठीक है लेकिन रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो वही वाला लिखा हुआ है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए भी ठीक है आर भी ठीक है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ऐसा कुछ बनता है तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, यानी ए तो ट्रू है, आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है लेकिन जो आपका उसका रीज़न है वो गलत है, तो ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन सी लगाएंगे। और डी में ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, पहले वाला ठीक है और रीज़न जो उसका गलत है। अगर ऐसा कुछ बनता है तो रीज़न ट्रू है और पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर ऐसा ऑप्शन बनता है तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अभी हम 1 2 क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन, 1 2 नहीं कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से हम समझ जाएंगे क्या कुछ कहना चाह रहा है ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाले क्वेश्चन क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। इधर देखो, इफ द सम ऑफ जीरोज, असर्शन गिवन है इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन है विच इज इक्वल टू 2, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, मतलब गिवन है, कैलकुलेट नहीं करनी है, सॉरी। देन वैल्यू ऑफ के इज 1/2, यानी के की वैल्यू 1/2 है अगर इसका सम ऑफ जीरोस क्या है 2। चेक करके देखना पड़ेगा भाई, असर्शन को चेक करना पड़ेगा ना पहले कि जो गिवन है वो ट्रू है या नहीं है। सुनो, सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या, मैं सोल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में आने वाला है ये वाले क्वेश्चन, आप रफ में साइड में जाके सोल्व कर लेना, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इनमें, क्योंकि ये ईजी आते, उतना भी इजी नहीं आते। अगर आपने डीपली चैप्टर पढ़ रखा है तो ये आप ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे, ये वाले ऑब्जेक्टिव। तो सम ऑफ जीरोस 2 है सर, सम ऑफ जीरोस का मतलब, सम का मतलब होता था, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता था सर -b/a, सही बात है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता था -b/a। कितना सम गिवन है सर? 2 गिवन है, तो 2 इज इक्वल टू -b/a। क्या -b की वैल्यू -4k है? बिल्कुल सही बात, x की जो मल्टीप्लाई में होता था वही तो b की वैल्यू होती थी, x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे -4k है तो ये b की वैल्यू है, तो b की जगह लिखेंगे -4k, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, a की वैल्यू 1 है ना, हाँ x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, तो इधर आप 1 लिखिए। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी 2 इज इक्वल टू 4k। समझ गए कि आप लोग, 2 इज इक्वल टू 4k, माइनस माइनस प्लस। अभी नीचे ले गया हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू k,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू आ गई 1/2। चेक करो, हाँ k की वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, यानी जो पहले वाला आपका असर्शन लिखा हुआ है वो तो एकदम करेक्ट है, वो तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि सम ऑफ जीरोज अगर 2 है तो k की वैल्यू ये है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम चेक करते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज -b/a, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो a भी ठीक है, r भी ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है? मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि हमने ऊपर वाले में सम ऑफ जीरोज लगा के ही तो के की वैल्यू कैलकुलेट किया है। हाँ जी, और वो रीजन में भी तो यही बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज उतना होता है, तो रीजन का रिलेशन ए के साथ है, और जो कि एकदम करेक्ट रिलेशन है ना। जो रीजन है वो ए का एकदम रिलेशन बन रहा है और एकदम ठीक रिलेशन बन रहा है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और दोनों ठीक भी हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला टिक लगा देंगे, आंसर आ गया। समझ गए ना, इजी है ना। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा टिपिकल आने वाला है। चलिए बच्चों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यही कंप्यूटर स्क्रीन है अभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है assertion A, if one zero of the polynomial px is equal to k square plus 4x square plus 13x plus 4k is reciprocal of other, then k is equal to 2। अब सुनो ध्यान से, जैसी रेसिप्रोकल वाली बात है तो मुस्कुराना, क्योंकि ये वाला पढ़ा रखा है, ये वाला हमने आपको पढ़ाया था, अलग से लिखवाया था ना इसका, अगर आपके याद हो, अलग से हेडिंग डलवा के तब कराया था। और रीज़न गिवन है कि ये कुछ है, तो पहले के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको ए गिवन है, आई मीन असर्शन जो गिवन है, पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपना रीज़न की तरफ चलेंगे, है ना। इधर देखिए आप लोग, आ जाओ। आपको गिवन है कि इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर px इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर इफ 1 0, ये वाले पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब ऐसा होता था कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता था, तो उस केस में अगर आपके याद हो, उस केस में क्या होता था, उस केस में a इज इक्वल टू सी बनता था। याद है क्या? याद होना चाहिए आपके भाई, लास्ट वाले लेक्चर जाके देखना, उधर हमने डीपली पढ़ाया इसको। तो जब एक जीरो, और इसमें ना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, तो उस वजह से जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा कि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो, और आप पढ़ के आना लास्ट वाले लेक्चर्स, उसमें ये सब क्लियर है। ए ये रहा आपका, हाँ जी, और सी ये रहा, यस। तो जब रेसिप्रोकल जीरोज होते थे तो ए इज इक्वल टू सी होता था। ए की वैल्यू आपके पास है के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 4k। इसको सोल्व करते हैं। अब इधर देखना, के स्क्वायर प्लस क्या, आप एक काम कीजिए, इसमें 4k इधर लेके आइए तो -4k बन जाएगा, और ये 4 इधर ही रखिए, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए। सुनो, के स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, -2a भी बन जाएगा, तो के स्क्वायर -4k को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2k प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना, ए स्क्वायर ठीक है सर, प्लस बी स्क्वायर ठीक है सर, प्लस 2ab, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू बताइए k-2 का होल स्क्वायर, तो आप समझ पा रहे हैं k-2 मल्टीप्लाई k-2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या नीचे से? कभी इधर उधर हो गया, अरे नहीं दिखाई दे रहा भाई, एक मिनट रुकिए भाई, इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको आप k-2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? k-2 मल्टीप्लाई k-2, तो ऑब्वियस है k की वैल्यू केवल 2 आने वाली है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। चेक करो, हाँ 2 ही गिवन है, k की वैल्यू 2 ही गिवन है ना। तो ये वाला अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उस केस में k की वैल्यू कितना गिवन है? 2, तो a तो बिल्कुल ठीक है ना, पहले वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया।
अब रीज़न पढ़ो। अच्छा रीज़न तो आप पढ़ते ही कर दोगे, ये भी बता रखा है हमने। इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर है, देखो बच्चों अगर x माइनस ए फैक्टर है तो हमने बताया था आप यहाँ से जीरो बना सकते हैं। फैक्टर का जीरो और जीरो को फैक्टर बनाना आसान होता है। x माइनस ए फैक्टर है तो x माइनस ए को आप जीरो के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया a, तो a बन गया जीरो। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो x इक्वल टू a क्या है, जीरो, पोलिनोमियल का जीरो। x माइनस ए अगर पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू a क्या हो गया, जीरो। अगर x प्लस a होता तो x माइनस ए अगर x प्लस a होता तो x इक्वल टू माइनस ए बन जाता फैक्टर। समझ रहे हैं क्या? अगर x प्लस a होता फैक्टर तो x की वैल्यू माइनस ए आ जाती, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे ना तो x इक्वल टू माइनस ए आ जाता, तो ये जीरो बन जाता। ठीक है, अगर x इक्वल टू ए जीरो है तो पोलिनोमियल में रखने पे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा। हाँ सर सही बात है। तो यही बोल रहा है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है पोलिनोमियल px का तो pa इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x की जगह a रखने पर वैल्यू जीरो बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, जीरो बन जाएगी। और दिया हुआ है दैट इज a इज अ जीरो ऑफ px, यानी a एक जीरो है पोलिनोमियल का। बिल्कुल सही बात है, फैक्टर से जीरो उसने निकाला है। बिल्कुल सही बात है, पहला भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो रीज़न उसने दिया है वो रीज़न तो ठीक है, लेकिन क्या वो रीज़न जो स्टेटमेंट गिवन है उससे कुछ लेना देना है उसका? क्या उससे कोई रिलेशन उसका है क्या? मुझे तो नहीं लगता। भाई मैथमेटिकली ये वाली बात ठीक है कि फैक्टर से आपने क्या निकाला है कि आपने जीरो निकाला है, सही बात है। लेकिन उधर तो रेसिप्रोकल जीरो वगैरह की बात चल रही है ना, कि रेसिप्रोकल जीरो अगर होता है तो के की वैल्यू टू होती है। और यहाँ तो ये वाले केस में नहीं तो कुछ के की वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब के की वैल्यू निकालने की ना कुछ ऐसी बात बोली है उसने केवल फैक्टर और जीरो के बारे में बता दिया है, और जिसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सर ए तो ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या आपके? सर ये भी बिल्कुल ठीक है, सर ये भी बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिकली दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न का पहले वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये तो कुछ भी बोल रहा है ना वो, मतलब बात तो ठीक है पर उससे क्या लेना देना उसका, है ना। वो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, ये फैक्टर वगैरह की बात चल रही है इधर। तो दोनों ठीक है पर रीज़न का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। समझ गए क्या? हाँ समझ गए, ऐसा ही आना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है अच्छा आपको स्टेटमेंट गिवन है असर्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज़ 2 जीरोज़। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन याद आ गया भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ये रहा। बोल रहा है इसके क्या बोला है, हैज़ 2 जीरो, इसके 2 जीरो होंगे। ठीक है, चेक करते हैं। एकदम मत बोल देना कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे। याद करो वो वाला केस जब क्वाड्रेटिक में एक भी जीरोज नहीं होता था। वो वाला केस याद है क्या, जब क्वाड्रेटिक में एक भी जीरो नहीं होता था? हमने उसमें बताया था एक भी रियल जीरो नहीं होगा। अरे आंखें बंद करो और सोचो कि हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक का एक भी जीरो नहीं होगा जिसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, या तो ऐसे या फिर ऐसे, जो एक्स को टच नहीं करता था। याद आया? हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है इसके जीरो ना निकले, ऐसा भी हो सकता है निकले, 2 आए या 1 आए। देखते हैं। रीज़न गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरो। ये तो भाई देखते ही आपको समझ आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी हो गए ही नहीं। ये वाली बात आप याद भी रखना कि पावर कितना है क्वाड्रेटिक का, 2, डिग्री 2 है, तो जीरो कितने बनते हैं, 2, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। आप इसका वो भी कर सकते हैं प्रूफ, है ना, कराएंगे कभी इसका प्रूफ भी कराएंगे कि 2 से ज़्यादा जीरोस क्यों नहीं होते। ठीक है, असर्शन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है। अब असर्शन की बात कर लेते हैं। हैज़ 2 जीरो, चेक करते हैं भाई 2 जीरो है या नहीं है। एकदम मत बोल देना कि सर हाँ 2 जीरो है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमने 3 केस पढ़े थे जिसमें 1 जीरो पढ़ा था, 2 जीरो पढ़े थे और 1 भी जीरो नहीं पढ़ा था।
5 1 जा 5 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आए, हो ही नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता यार। इधर 5 और 1 ये तो 2 फैक्टर होंगे, तो 5 और 1 को माइनस करके 4 बना सकते हो आप। 5 और 1 को ऐड करके तो 6 बनता है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं पा रहा। अगर ये नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इसके जीरोस नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10th क्लास तक इसके जीरोस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, रियल जीरोस। तो ये जो इसे सही देना चाहिए था कि #2 रियल जीरोस, ना भी दे के रखिए, ये आपको खुद ही जानकारी होनी चाहिए। 10th क्लास में केवल वो रियल जीरोस की बात करेगा, ठीक है। तो ये वाले पॉलिनोमियल के क्या जीरोस आ रहे हैं? सर फैक्टर ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या जीरोस आप कैलकुलेट कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, हम इसके जीरोस नहीं निकाल सकते, तो इसके जीरो नहीं होंगे। तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया सर, तो असर्शन गलत हो गया, रीज़न हमारा बिल्कुल ठीक है। शुरू के 2 ऑप्शन चेक करो, दोनों ऑप्शन में रीज़न और ए और आर दोनों ठीक दे रखा था, असर्शन और रीज़न ट्रू, असर्शन और रीज़न ट्रू, दोनों ट्रू दे रखे थे। मतलब ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि हमारा असर्शन ही गलत आ रहा है। तो कौन से वाला ऑप्शन आएगा? ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। समझ गए क्या आप लोग? यस, आसान है ना बच्चों? हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आप तुरंत कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको नोट करो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। थोड़े बड़े बड़े होते हैं क्वेश्चन लिखने में बच्चों, वैसे तो आसान है ना। एक और क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, देखिए। असर्शन गिवन है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सही बात है यार, तुम्हें पता है ना, हमने बताया था, जो लेक्चर डाला था ना इंट्रोडक्शन वाला, वो 9th का था ना, वो 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए। 10th की भी प्ले लिस्ट में डाल देंगे उसको, है ना। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सही बात है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, बिल्कुल ठीक है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये भी ठीक है भाई। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है, मान लो 5 ले लेते हैं, 5 नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं होता है, तो या तो वो नेगेटिव हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है। तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल या तो 5 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जो भी आपका मन करता है वो ले लीजिए। इन सब कॉन्स्टेंट का हमने डिग्री आपको बताया था, अगर आपको याद हो। डिग्री कितना था सर? डिग्री था 0, याद है क्या आपके? हाँ जी बिल्कुल याद है। और जो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल था, अगर आपके याद हो बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल जो था, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री भी हमने आपको बताया था, वो कितना था? नॉट डिफाइन। बिल्कुल दोनों ही एकदम करेक्ट है बच्चों। फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। और दोनों बिल्कुल ठीक हैं तो हम कौन से वाला ऑप्शन लगाएंगे? अच्छा एक बात और बताइए, दोनों ठीक हैं तो ए या बी में से कोई एक हो सकता है। अब सोचो और बताओ, रीज़न क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है स्टेटमेंट जो आपको गिवन है असर्शन का? मतलब असर्शन जो गिवन है, क्या रीज़न उसको डिफाइन करता है? मेरे हिसाब से नहीं करता है। डिग्री, वो डिग्री जीरो के, जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बारे में, सॉरी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बारे में बता रहे हैं। असर्शन हमारा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बता रहा है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होती है उसका रीज़न नहीं दे रहा है ना। ये वाला स्टेटमेंट उसका रीज़न नहीं दे रहा है। रीज़न वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ये वाली बात को नहीं बताता है कि डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइन क्यों होती है। वो केवल ये बता रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, और स्टेटमेंट जो असर्शन वाला है वो हमें ये बताता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। दोनों बात ठीक है, पर दोनों अलग अलग हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहले से लग रहे हैं क्या बच्चे? जो हमने किया था ना पहले क्वेश्चन, उसका सब लिखा हुआ है, इधर मत देखना आप, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। चलो ये वाला भी इजी था ना, हम और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ कर देंगे बच्चों? चलो रफ कर देते हैं वाला, फिर हम लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन, रफ कर देते हैं। चलो रही है रूप जिंदगी
छाँव है कहीं कहीं है, धूप जिंदगी हर पल यहाँ। असरसन का ए लिख देता हूँ, है ना, और रीजन का आर लिख देता हूँ, आप समझ जाना। बच्चों क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर। लिख देते हैं, रुको पॉज करके लिख देते हैं, टाइम वेस्ट होगा वरना। लिख दिया बच्चों, चलो जल्दी फटाफट देखते हैं इसको भी। देखिए आइए, आपको गिवन है बच्चों द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, उसको हमने y माना है, इज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे से थोड़ा कट रहा है, मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। इधर देखिए आप लोग, यहाँ बना देते हैं ना, इधर देखो किधर जा रहा है भाई, ऐसे मत कर। ये गिवन था, अभी दिख रहा है क्या? यस अभी दिख रहा है, अभी ठीक है, एकदम दिख रहा है। सुनो, ये वाला जो ग्राफ दे रखा है आपको, फॉर द पॉलिनोमियल एफ एक्स द नंबर ऑफ जीरो एफ एक्स इज 2। ये वाला जो ग्राफ है ये एफ एक्स का है, कोई पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस दे रखे हैं 2। एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है सर? 2 जगह। हमने बताया था ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी जगह कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। 2 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। एकदम करेक्ट है। जो असरेशन दे रखा है यानी ए, वो बिल्कुल ठीक है कि ये वाले ग्राफ के 2 जीरो हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, तो पहले वाला तो एकदम ठीक हो गया। अब सुनिए, रीजन लिखा है द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ विच एफ एक्स कट्स और टचेज द एक्सिस। ये वाली बात हमने जहाँ तक मेरे याद आ रहा है लिखवाई थी कि ग्राफ, हमने ये शायद ये बताया था कि ग्राफ मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, तो 2 पॉइंट पे कट कर सकता है तो 2 मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो ये सेम बात बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट। नंबर ऑफ जीरोस वही है जो नंबर ऑफ पॉइंट हैं जिन ऑफ विच, मतलब जिस पर पोलिनोमियल एफ एक्स कट करता है वाई को, सॉरी एक्स को कट करता है। नहीं बच्चों, कट्स और टचेज द एक्सिस, जहां पर एक्सिस को टच करता है या कट करता है वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बताओ ये वाली बात ठीक है गलत है? सोचो बताओ बच्चों, ये वाली बात गलत है। उसने दे रखा है टचेज द एक्सिस, जो एक्सिस को टच करता है या फिर एक्सिस को कट करता है। कट्स और टचेज द एक्सिस, बच्चों एक्स एक्सिस की तो बात ही नहीं बोली, केवल एक्सिस के बारे में बोला है, यानी वाई और एक्स दोनों की बात कर रहा है। लेकिन ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। उसे देना चाहिए था कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ विच एफ एक्स कट्स और टचेज द एक्स एक्सिस। जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ टच या कट करता है तभी तो आप जीरोस कैलकुलेट करते हैं ग्राफ की हेल्प से कि कितने जीरोस होंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला हो गया गलत कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट। यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। ऑफ विच एफ एक्स कट्स, ये भी ठीक है, और टचेज, ये भी ठीक है, द एक्सिस, ये वाला गलत हो गया भाई। यहाँ से सारा समाप्त हो गया एकदम कि एक्सिस को कट या टच करता है उतने ही पॉइंट होंगे, उतने ही जीरो होंगे। बिल्कुल गलत बात है, बोलना चाहिए था एक्स एक्सिस को, उसने एक्स के बारे में नहीं बोला। तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? असरेशन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये वाला ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन होगा। चलो नोट करो फटाफट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। हाँ मुझे लगता है और नहीं बचे, हाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे के जाऊँगा। आप थोड़ा दिमाग लगाना, ऑब्जेक्टिव वाले ही हैं ना, आप तुरंत कर सकते हैं अगर आप चाहें। अभी रुको, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। और आज की कहानी हम यहाँ तक ही रखेंगे पॉलिनोमियल की। और पॉलिनोमियल के अब अच्छे खासे लेक्चर्स आ गए, 4-5 अच्छा खासा आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप कर लेंगे अब ना, उतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन दिया हुआ है,
लिख दूँ क्या, इफ़ बोथ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए है, इफ बोथ द, पॉज कर लेते हैं ना, लेंथ क्यों बड़ी करनी वीडियो की। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की कहानी का। चलो इधर देखो, इफ बोथ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये रहा, कह रहा है ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर दोनों जीरो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन, देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1/2। अरे बच्चों सुनो यार, ये तो कराया था हमने कि जब जीरोज इक्वल होते हैं बट उनका साइन अपोजिट होता है तो उस केस में एक्स वाला टर्म नहीं होता है। याद है क्या बच्चों? यार बहुत डीपली समझाई थी ये वाली बात, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो वापस से जाओ, लेक्चर देखो और ढूंढो कहाँ पे था ये वाली चीज़, है ना। मुझे लगता है सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में था कि अगर ये वाली आपके पास क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल है, ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट है, तो उस केस में एक्स वाला टर्म नहीं होता है, एक्स वाला टर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, ये रहा एक्स वाला टर्म, ये रहा, ये दिख रहा है क्या एक्स वाला टर्म, ये रहा, ये वाला एक्स वाला टर्म दिख रहा है, यानी ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए था अगर इसके जीरोज अपोजिट साइन के हैं। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ये वाला टर्म कब नहीं होगा सर? ये वाला टर्म जब नहीं होगा जब k की वैल्यू 0 बन जाए। अगर k की वैल्यू देखो, दो तो 0 नहीं हो सकता, दो तो कांस्टेंट रहने वाला है, x भी 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 हो गया तो ये यहाँ भी x है, ये भी 0, तो ये सारा का सारा 0 बन जाएगा, केवल 2 बचेगा और 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब केवल k ही ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 0 होगा और वो पूरा x वाली टर्म को 0 बना देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों के दोनों जो जीरोज आएंगे वो मैग्नीट्यूड में तो अपोजिट होंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और साइन में क्या होंगे बच्चों? अपोजिट होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है बच्चों 1/2। अरे बाप रे, ये तो पाप कर दिया इसने यार, 1/2 कभी नहीं होगी, गलत बिल्कुल। समझ गए ना? ये वाले क्वेश्चन तो आते हैं भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एकदम। सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx + c = -b/a। बात तो ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये होता है, बिल्कुल सही बात है, बट इसका और उसका कुछ लेना देना है क्या? बताओ, सोचो यार, उसका लेना देना है। अच्छा एक बात और बताओ, जब हम ये निकालते थे कि जब अपोजिट साइन के होते थे, जब हम निकालते थे, जब हम कैलकुलेट करते थे, हम क्या उसमें सम ऑफ जीरोस की हेल्प से, एक मिनट बच्चों, सम ऑफ जीरोस की हेल्प से कैलकुलेट करते थे? सोचो बताओ। हाँ, सम ऑफ जीरोस की हेल्प से ही कैलकुलेट करते थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, ये वाली बात तो गलती होगी ना, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो हो नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दोनों करेक्ट दे रखे हैं ना, तो ये तो इनकरेक्ट है, ए यानी ए तो गलत है। दूसरा बच्चों ठीक है, दूसरा ठीक है, तो इसका उससे कोई लेना देना हो या ना हो, हमें क्या करना? हालांकि इसका उससे लेना देना है क्योंकि सम ऑफ जीरो से हम कैलकुलेट करते हैं, बट हमें क्या करना? ए इनकरेक्ट हो गया तो ए इज़ फॉल्स, ये रहा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। बच्चों बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या आपकी? आनी चाहिए बच्चों, ईजी था ये वाला। देखो बिना पेन उठाए कर सकते हैं आप। ये सोचो, दिमाग लगाओ कि एक्स वाला टर्म कब नहीं होता है? जब मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट साइन के जीरोज आते हैं। कब होगा? जब k की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 1/2 गलत, सम ऑफ जीरोज यही होता है सर, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर डी लगाओ, खत्म कहानी। आज के और क्वेश्चन है क्या? नहीं बच्चों, यहीं तक हमारी कहानी थी आज, और मैं आपको 2 क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आपको बताना है, आपके पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल के आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होते हैं, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। और फिर हम इसका आंसर देंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, और जीरो पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास, इन 2 क्वेश्चन के साथ हम आज की कहानी समाप्त करते हैं। और कभी जब हम पूरा ख़त्म कर लेंगे ना, तो हम वापस से रिवीजन लेक्चर डाल देंगे। जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे ना, उसमें और क्वेश्चन डालेंगे पोलिनोमियल के,
बस इतना ही काफ़ी है बच्चों, पॉलिनोमियल में तो इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ। 4 से 5 नंबर का बनना है, इसमें से ही आ जाता है, ठीक है। और ये आपका हेल्प भी करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल जनरली एक साथ करा देते हैं हम। अरे हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, पर 10th क्लास में उतना नहीं है, एक साथ हो जाता है, ठीक है, एक साथ कर सकते हैं हम। फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा खासा वाइड टॉपिक था, हमने बना दिया, उतना वाइड नहीं था। सारे क्वेश्चन किए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका, और इसमें से ही आप प्रैक्टिस करना, अपना एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना, हो जाएगा बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। 4 से 5 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं वाले चैप्टर में, ठीक है बच्चों। चलिए आज की कहानी यहाँ तक ही रखते हैं, टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहें और नंबर लाते रहें। बाय बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।